नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। हम पॉलिटी का पार्ट 1 ख़त्म कर चुके हैं। पार्ट 2 पे आते हैं, जो कि है सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का की जो प्रणाली है, सरकार की जो प्रणाली है, वो किस प्रकार से चलती है, उस पे अगला चैप्टर है। अगली यूनिट है एक्चुअली पार्ट 2 जो है, इसमें आपके 5 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा चैप्टर है आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, तीसरा चैप्टर है आपका इंटर स्टेट रिलेशंस, चौथा चैप्टर है आपका इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम चलता है। तो चलिए, पहला चैप्टर जो है, इसका चैप्टर नंबर 12 है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, सांसदीय प्रणाली है। ठीक है, इस पे चलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्या है? तो जो संसदीय सिस्टम है एक्चुअली, जो हमने पार्लियामेंट्री व्यवस्था ली है अपने गवर्नमेंट की, ये हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। हम सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी कंट्री में है। ठीक है, आर्टिकल 74 एंड 75 डील्स, आर्टिकल 74 एंड 75 deals with the parliamentary system at the center, and article 163 and 164 deal in the state। ये दोनों स्टेट में डील करते हैं, आर्टिकल 163 एंड 164 एंड 74 एंड 75 जो है वो आपके डील करते हैं सेंटर में। ठीक है, ये स्टेट के आर्टिकल हैं, ये सेंटर के आर्टिकल हैं। मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड इनटू parliamentary and presidential on the basis of the nature of the relation between the executive and the लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जो अभी हमारी गवर्नमेंट है, मॉडर्न पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इसको हम पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसमें लेजिस्लेटिव है आपका और एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के अंग है। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इज द वन इन विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो कानून को बनाने वाले लोग हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं। ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के। ठीक है, फॉर इट्स पॉलिसी एंड एक्ट। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज वन इन विच द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट। लेकिन जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, उसमें जो है एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, एंड इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ ऑफिस। वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, वहाँ जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस हैं और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर को। ठीक है, द parliamentary government is also known as the cabinet government or responsible government or Westminster model of the government and is prevalent in Britain, Japan, Canada, India among others। देखिए, जो हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण ये है कि जो वेस्टमिंस्टर एक प्लेस है ब्रिटेन में, वहाँ दुनिया की सबसे पहली पार्लियामेंट बनी थी। इसीलिए इंग्लैंड को संसद की जननी भी कहा जाता है, पार्लियामेंट की शुरुआत वहीं से हुई थी। तो इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोला जाता है। जापान, कनाडा, भारत तथा अन्य कई सारे देशों में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड इज ऑल्सो नोन एज नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि अमेरिका में है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट है, इसको नॉन रिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार सरकार की तरीके से माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक ही बंदा जो चाहे वो कर सकता है, प्रेसिडेंट को इतनी ज़्यादा पावर दी होती है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो हेड ऑफ द स्टेट हैं हमारे, वो कुछ भी नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर भी कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अगर कोई कुछ चाहे, कुछ अकेले कुछ भी उल्टा सीधा करना चाहे, तो उसको भी हटाने का प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में हटाने का प्रोसीजर नहीं है, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, कि हम वो डायरेक्ट लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। और लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चलती है, जैसे यूएसए हो गया आपका, ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, श्रीलंका एंड अदर स्टेट्स। ठीक है, ईओर जेनिंग एक साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोला जाता है इनको। तो इन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, ये एक तरीके की कैबिनेट गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि
इसमें ज़्यादातर जो काम होते हैं कैबिनेट की सलाह से ही होते हैं। लाइक कैबिनेट अगर सलाह ना देना चाहे कुछ भी मैटर पे, तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ वैसे नहीं कर सकते बिना उसकी सलाह के। ठीक है, तो पहले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो कैबिनेट है, वही एडवाइस करते हैं हमारे हेड ऑफ द स्टेट को। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। इसीलिए पूरी जो पावर होती है वो निहित काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट का जो हेड है, जिसको हम बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके हाथों में होती है। इसीलिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव बोले जाते हैं, रियल हेड बोले जाते हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड एक तरीके से कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा फीचर की तरफ बढ़ते हैं कि इनके क्या क्या फीचर्स हैं दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। अभी हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं जो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक आपका नॉमिनल होता है और एक होता है रियल। तो जो नॉमिनल है उसको डी जूरे बोला जाता है, और जो रियल है उसको डी फैक्टो बोला जाता है। ठीक है, डी जूरे का मतलब होता है एक नाम का, ठीक है, और जो डी फैक्टो है उसका असलियत का इसका मतलब होता है। तो जो डी जूरे हैं हमारे यहाँ पे, जो नाम के हेड हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, वो प्रेसिडेंट होते हैं, और जो रियल एग्जीक्यूटिव हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही आर्टिकल 74 जो है हमारे संविधान का, वो हमें प्रोवाइड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जो कि हेड करी जाएगी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ऐसा बताया जाता है, जिसका काम प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देना होता है उनके एक्सरसाइजेस एंड फंक्शंस में। जो भी वो काम करेंगे, हेड ऑफ द स्टेट जो है हमारे प्रेसिडेंट साहब, वो जो भी काम करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करते हैं, और काउंसिल ऑफ एडवाइस जो है उसको हेड करने का काम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो रियल हेड है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, लेकिन नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, दूसरा इसका जो फीचर है वो है मेजॉरिटी पार्टी रूल। यहाँ पे जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वही रूल करती है। ठीक है, जो भी लोकसभा इलेक्शन में जो भी पार्टी जीत कर आती है, प्रेसिडेंट उसको उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको बुलाते हैं और उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। और दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ही, लेकिन उनको एडवाइस करता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर साहब जिसको बताते हैं कि इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन सा पद देना चाहिए, किसको बनाना चाहिए, उसको उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर सपोज कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आती, तो कोalition की गवर्नमेंट के लिए भी प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं कि आप लोग मिलीजुली भी सरकार बना सकते हैं। तीसरा जो आपका फीचर है वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मतलब सब लोग एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये नहीं किसी एक के ऊपर नहीं थोपा जाता है, एक की जिम्मेदारी नहीं होती है काम करना, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ठीक है, आर्टिकल दिस इज द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। द मिनिस्टर आर collectively responsible to the parliament in general and to the Lok Sabha in a particular article 75. दे एक्ट एज अ टीम, वो एक टीम की तरीके से वर्क करते हैं, और मतलब एक साथ एकत्र होकर उनकी जिम्मेदारी है कि काम को सही से, बिजनेस को सही से लीड करना। एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर, ये बोला जाता है कि वो लोग तैरते और डूबते साथ में ही हैं। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्लाइज दैट द लोक सभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर नो कॉन्फिडेंस वोट पास हो जाता है तो सारे के सारे डूब जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन दे दे तो क्या होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे दे तो लोकसभा पूरी भंग हो जाती है, क्योंकि सारे के सारे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला टॉपिक है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल व्यवहार है या राजनीतिक सद्भावना है वो लगभग सेम होती है। यूजुअली मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी एंड हेंस they share the same political ideology. In the case of coalition government, the ministers are bound by consensus. देखिए, जो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही होता है कि अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो एक ही पार्टी से, एक ही राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, तो उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है वो भी लगभग सेम होती है। लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट में अगर अलग अलग आइडियोलॉजी है तब भी वो बाउंड होते हैं कंसेंसस के तहत। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी है कि सेम ही पॉलिटिकल पार्टी के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हों। कई बार ऐसा भी हुआ है, जैसे जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे
उनके कैबिनेट में जो लॉ मिनिस्टर थे भीमराव अंबेडकर, उनकी अपनी खुद की अलग पार्टी थी, वो मेंबर नहीं थे, कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। ठीक है, तो ऐसा भी हो चुका है बहुत बार कि अपोजिशन पार्टी के मेंबर भी कैबिनेट में मिनिस्टर बनाए गए हैं। ठीक है, अगली अगली जो हेडिंग है वो है डबल मेंबरशिप की। यहाँ पे डबल मेंबरशिप का सिस्टम है कि आप आप एक मिनिस्टर के साथ साथ आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आपका होना ज़रूरी है। आप बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए मिनिस्टर नहीं बन सकते, लेकिन प्रेसिडेंट चाहें तो आपको किसी को भी एक मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन विद इन 6 मंथ आपको लोकसभा या राज्यसभा के किसी एक सदन में सदस्यता ग्रहण करना जरूरी है, अन्यथा आपकी जो मिनिस्ट्री है आपसे छीन जाएगी और आप मिनिस्टर नहीं रह सकते। ठीक है, अगला है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसमें जो मेन लीडरशिप रोल प्ले करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रोल प्ले करते हैं, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट प्ले करते हैं। अब अगला इसका जो है डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का टेन्योर होता है 5 साल, उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा डिसॉल्व करी जाती है, रेकमेंड प्राइम मिनिस्टर करते हैं। इन द अदर, प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शन। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपना टर्म्स को ख़त्म करने से पहले प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, और वो लोकसभा भंग कर देते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है सिक्रेसी। द मिनिस्टर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिक्रेसी ऑफ प्रोसीजर एंड कैन नॉट डिवोल्ज इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोसीडिंग्स, पॉलिसीज एंड डिसीजन। दे टेक ओथ ऑफ ये सबको कस्में दिलाई जाती हैं कि आप जो भी होगा गुप्त में वो गुप्त ही रखा जाएगा, आप बताओगे नहीं प्रोसीडिंग कैसे हो रही है, क्या प्रोसीजर है, क्या बिजनेस चल रहा है, क्या पॉलिसीज़ हैं ऑफिस की, या आपको सीक्रेट रखना पड़ता है। चलिए हम थोड़ी सी बातें जानेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या होता है। अनलाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द feature of the American presidential system of the government are as follows. The American president is both the head of the state and the head of the government. हमारे यहाँ head of the government प्राइम मिनिस्टर होता है, head of the state प्रधानमंत्री होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट है। एज द हेड ऑफ द स्टेट ही ऑक्युपाइज द सेरेमोनियल पोजीशन, एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही लीड्स द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। वो लीड भी करते हैं और सेरेमोनियल पोजीशन भी उन्हीं की है। दोनों मतलब दोनों तरीके से हेड प्रेसिडेंट ही होते हैं। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द 4 ईयर। अमेरिका में जो है 4 साल के लिए प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्ट करे जाते हैं और जनता के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कांग्रेस एक्सेप्ट बाय द इम्पीचमेंट फॉर अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। और उनको रिमूव भी नहीं किया जा सकता जब तक उन्होंने कोई असंवैधानिक कार्य ना किया हो, और उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो आपको चलाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट वहाँ की जो कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब पार्टी नहीं है, कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है। कांग्रेस में एक इम्पीचमेंट का प्रोसीजर चलता है, उसके बाद ही उनको हटाया जा सकता है, और अन्यथा उनको नहीं हटाया जा सकता 4 साल से पहले। और उनको जनता डायरेक्ट इलेक्ट करती है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा हमारे प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। द प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ द कैबिनेट और स्मॉलर बॉडी called kitchen cabinet. It is the only an advisory body and consists of the non-elected departmental secretary. They are selected and appointed by him, are responsible only to him and can be removed by him any time. देखिए हमारे यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी जो एडवाइस है वो बाउंडिंग है, लेकिन यहाँ पे जो किचन कैबिनेट है वो खुद ही अपॉइंट करते हैं एक छोटी सी बॉडी, और वो उन पर बाइंडिंग नहीं होती, वो जब चाहें तब निकाल सकते हैं। वो केवल एक एडवाइजरी बॉडी की तरह है। The president and his secretaries are not responsible to the Congress for their act. They neither possess membership in the Congress or attend its session. देखिए वो पार्लियामेंट का सेशन भी अटेंड नहीं करते और डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस कांग्रेस। और जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के कांग्रेस का, उसको प्रेसिडेंट डिसॉल्व भी नहीं कर सकते, जबकि हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट लोअर हाउस को डिसॉल्व करते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस of the American presidential system. The legislative, executive and judicial power of the government are separated and vested in the 3 independent organ of the government. लेकिन ये जो सिस्टम है सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर तीनों अलग अलग ऑर्गन हैं, तीनों अपना अलग अलग काम करते हैं। देखिए इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, फ़ायदा क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम के, क्या क्या मेरिट्स हैं, ये चलिए इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनको ये जो है इससे फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट जो फ़ायदा, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव हैं और जो लेजिस्लेचर हैं, लेजिस्लेटिव के बंदे हैं, इन दोनों के बीच में एक हार्मनी बनी रहती है। दोनों
मिलजुल कर काम करते हैं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका भी निवारण आपस में हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। अगर कुछ गड़बड़ी करते हैं तो लेजिस्लेचर में बैठे हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो महाभियोग लाकर उनको हटा सकते हैं। प्रिवेंट डेस्पोटिज्म, इसमें क्या होता है, सारा जो फैसला है वो एक ग्रुप में लिया जाता है, तो कि जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो ग्रुप है वो पूरा सब मिलकर फैसला लेते हैं, कोई सिंगल आदमी नहीं लेता। तो इमेच्योर फैसले जो हैं उनकी मतलब कमी रहती है, नहीं हो पाते इतनी जल्दी, इमेच्योर फैसले नहीं हो पाते, उनसे हम दूर रहते हैं। ज़्यादातर मेच्योर फैसले आते हैं क्योंकि सब लोग मिलजुल कर फैसले लेते हैं, ठीक है। रेडी अल्टरनेट गवर्नमेंट, और एक से क्या बोलते हैं, अल्टरनेट गवर्नमेंट भी रेडी का मतलब ये है कि लाइक अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या फिर पार्टी में एकदम से उतार चढ़ाव आता है तो अपोजिशन पार्टी में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। तुरंत दूसरी गवर्नमेंट बन जाती है। इससे इससे क्या फ़ायदा होता है, हमारे पास जैसे इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम बार बार इलेक्शन कंडक्ट कर सकें, तो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी इवन डॉक्टर जेनिंग ने बोला था द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज द अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वाइड रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या है, पूरा हम सब पूरे कंट्री के हर सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ इसकी बुराइयां भी हैं। बुराइयों में क्या आता है आपका, बेसिकली बुराइयों में आपका आता है अनस्टेबल गवर्नमेंट। ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं कह सकते क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत जल्द जल्द इलेक्शन बदलते इलेक्शन हो जाता है, या फिर कोलिशन की गवर्नमेंट है, किसी ने वो ले लिया अपना समर्थन वापस, तो सरकारें गिर जाती हैं। ऐसा कई बार हो चुका है, जैसे कि मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर देवगौड़ा और आई के गुजराल कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी जो बहुत ही कम समय में रह पाए। तो इन्होंने जो प्रॉमिस किए वो पूरे क्या, उन पे प्रोविज़न भी तैयार नहीं कर पाए, उसका प्रपोज़ल ही तैयार नहीं कर पाए। ऐसा भी रहा, जैसे चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि ये कभी पार्लियामेंट ही नहीं गए प्रेसिडेंट बनने के बाद। तो ऐसे ऐसे भी हादसे देखने को मिलते हैं। नो कॉन्टीन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज़, और एक ये भी एक समस्या है कि जो पॉलिसीज़ पहले वाली गवर्नमेंट बनाती है वो आगे दूसरी वाली गवर्नमेंट आती है वो अपने नए सिरे से बनाने की कोशिश करती है। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी अच्छी पॉलिसियाँ भी दबा दी जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो अपोजिशन ने शुरुआत करी थी। डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट की एक तरीके से यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी चलती है। ये भी आरोप लगता है कि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है, वो जो भी कुछ चाहे नहीं कर सकते। अगर ये कैबिनेट अपने अपने हिसाब से काम करवाते हैं, डिक्टेटरशिप दिखाते हैं कैबिनेट के जुड़े हुए मिनिस्टर्स। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, कभी कभी सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट भी इसको माना जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट बाय अमेट्योर्स, इसमें कोई एक्सपर्ट लोग भी नहीं होते, ऐसा भी बोला जाता है कि लाइक एक्सपर्टीज़ नहीं है, किसी चीज़ की स्पेशलिटीज़ नहीं है, किसी को भी कोई सा भी मिनिस्टर बना दिया जाता है। ये भी एक रीज़न है, इसके डेमेरिट्स में आता है, ठीक है। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि रीज़न क्या था इसको बनाने का, हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं लिया। तो इसके दो चार मुख्य रीज़न ये थे। एक तो हम उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, उतना हमारे पास पैसा नहीं था कि हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को अफोर्ड कर सकें, और दूसरी बात, हमारी जनता इतनी लिटरेट भी नहीं थी, पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का हम कर सकें। और तीसरी बात ये थी कि हम ब्रिटिश ने हम पे रूल किया था, तो हम बहुत हद तक फैमिलियर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्वीकारा। अब इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें, ये भी डिफरेंस की बात करें प्रेसिडेंशियल फॉर्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो पहला जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव है और यहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूटिव। एक पार्लियामेंट्री में नॉमिनल अलग है, रियल अलग है, वहाँ पे एक ही होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट एक ही होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जैसे हैं वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं। मेजोरिटी पार्टी रूल यहाँ पे होता है, मेजोरिटी पार्टी रूल पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इधर प्रेसिडेंट और उसके लेजिस्लेचर दोनों अपने अपने फिक्स टर्म के लिए फिक्स हैं, दोनों का अलग अलग काम होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं होती। पॉलिटिकल होमोजेनिटी इधर होती है, इधर पॉलिटिकल होमोजेनिटी मे नॉट एग्जिस्ट, हो सकता हो ही ना। डबल मेंबरशिप इधर होती है, इधर सिंगल मेंबरशिप होती है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडरशिप ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का डोमिनेशन होता है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस इधर कर सकते हैं हम पार्लियामेंट में, उधर नहीं कर सकते। फ्यूज़न ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, ये फ्यूज़न ऑफ पावर में हम बेस्ड हैं, फ्यूज़न ऑफ पावर में, वो सेपरेशन ऑफ पावर में बेस्ड है। अब अगर मेरिट्स डिमेरिट्स की बात करें तो जो हारमनी बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, दोनों के बीच में हारमनी बनी रहती है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म, वाइड रिप्रेजेंटेशन है। और डिमेरिट्स इसकी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, मे लीड टू द ऑटोक्रेसी एंड नरेटिव।
रिप्रेजेंटेशन। ये आपकी इसकी डिमेरिट्स हैं आपकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेरिट्स हैं। अब पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेरिट्स देख लेते, डिमेरिट्स देख लेते हैं। ये अनस्टेबल है, नो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसी को अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, कोई एक्सपर्ट के द्वारा नहीं चलाई जाती। उधर इसके मेरिट्स देख लेते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की, स्टेबल है, डिफिनाइटनेस इन पॉलिसीज़, ये एक डेफिनेट टाइम के लिए पॉलिसीज चलती हैं, आगे बढ़ाई जाती हैं। अगर आगे की सरकार आती है वो भी पॉलिसी को आगे बढ़ाती है, लेकिन इधर ऐसा नहीं होता। बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट के द्वारा सरकार चलाई जाती है। ठीक है, तो बस यही है। अगला इसके रीज़न यही मैंने अभी आपको बताया कि क्यों हमने अडॉप्ट किया। फैमिलियरिटी विद द सिस्टम, हम सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे। प्रेफरेंस टू द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ झुकना चाहते थे। नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, हम लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करवाना चाहते थे। और इंडियन सोसाइटी का नेचर भी बहुत हद तक मैच करता था उस टाइम पे पार्लियामेंट्री की, हमें आदत हो चुकी थी। तो ये सारे कारण थे कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाना पड़ा। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा हो। अभी एक हेडिंग और है छोटी सी, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट। देखो, ब्रिटिश और इंडियन मॉडल में क्या है, वहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो है वो आपका इलेक्टेड नहीं होता, वो जनरेशन बाय जनरेशन, वही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, वही होते हैं। लाइक मोनार्की है वहाँ पे, मोनार्कियल डेमोक्रेसी है एक तरीके से। राजा और वो जो रानी है वहाँ की, वो रानी ही वहाँ की हेड ऑफ द स्टेट हैं। और हमारे यहाँ पे जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट होते हैं, हालांकि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्ट जनता के इलेक्ट हुए नुमाइंदे ही करते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ इलेक्टेड हेड होता है। सबसे बड़ा तो उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंस यही हो जाता है। और दूसरी बात, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो सोवरीन है और सुप्रीम है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारे यहाँ सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये मुख्य कुछ 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से ब्रिटेन हमारे यहाँ से अलग है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट को दुनिया की सबसे पावरफुल पार्लियामेंट बोला जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पावरफुल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगले चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।